Dear student, I am Bhushan sir. Today start the revision schedule of Maths 2 part. अब Maths 2 में तीन चैप्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज द सिमिलैरिटी, सेकंड वन पाइथागोरस एंड थर्ड वन सर्कल. ये तीनों लेसन आपके हो गए और तीनों लेसन आपके सेमिस्टर एग्जाम में है. और सेमिस्टर एग्जाम हाफ मीन्स 50% सिलेबस के ऊपर डिपेंड होता है. तो 50% सिलेबस में 1 to 3 लेसन है, तो 1 to 3 आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. दूसरी चीज ये क्लियर करवा देता हूँ कि 40 में से सपोज आपकी 1 2 3 लेसन हो गए, इसका मतलब आपके 40 में से 27 मार्क्स आपके पक्के हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ. 40 में से 27 मार्क्स इज टोटली डिपेंड ऑन द मैथ्स 1 मैथ्स 2, मतलब तीन चैप्टर के ऊपर है. इसीलिए बोलता हूँ कि ये अच्छे से हो गया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पढ़ाई होगी. ठीक है, मतलब 50% से ज्यादा तुम्हारे स्कोर हो सकता है. दूसरी चीज ये कि अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली जब स्कूल की एग्जाम होगी तभी भी बहुत अच्छे से आपको आएगा. ओके, तो मतलब ये समझ जाओ कि आपने अभी पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये होने वाला है. स्कूल की एग्जाम हो गया, देन आपका या बोर्ड की एग्जाम होगी, ईच एंड एवरी जगह आपको काम आने वाला है. अभी पढ़ते वक्त थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लिया ना, तब वहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं. वहां पे ओनली रिवीजन, रिवीजन करिए, खत्म, फिनिश. रिवीजन करके ऑटोमेटिकली ये चैप्टर आपको आ जाएंगे. मतलब आपने अभी पढ़ लिया तो बाद में आपको सिर्फ ओनली रिवीजन करना पड़ेगा. वो रिवीजन एक चैप्टर का विद इन 1.5 आवर्स में या 2 आवर्स में हो सकता है. ओके, तो आप कैसे रिवाइज करते हो, क्या करते हो, डिपेंड ऑन यू. बट मेरा बोलने का कंसेप्ट यही है कि ज्योमेट्री है, मैथ्स 2 है, तो उसको डायग्रामेटिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए. पहले तो सभी लेसन के कंसेप्ट क्लियर करो. कंसेप्ट क्लियर करना मीन्स ईच एंड एवरी चीजें आपकी बहुत प्रॉपर वे से आपको आनी चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम, बीपीटी क्या होता है, मीन्स उसका कंसेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए, साथ में उसका अप्लीकेशंस भी आपको आना चाहिए. ये सब कुछ आ गया, इसका मतलब समझ जाओ कि अपने को कहीं ना कहीं मैथ्स 2 आ रहा है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते. फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी. अब सिमिलैरिटी में पहले मैंने सिर्फ ओनली रिवाइज में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और वो कंसेप्ट आपके एक बार की क्लियर हो गया ना, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि आपको पूरा मैथ्स 2 आ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी, लेसन नंबर 1. अब सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं तो सिमिलैरिटी में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला सबको पता है. अब सपोज ट्राइंगल दो हो तो एरिया भी दो रहेंगे, बेस भी दो रहेंगे, हाइट भी दो रहेगी. ठीक है, अब वहां पे यूज होती है पहली प्रॉपर्टी. पहले प्रॉपर्टी में इक्वल बेस लिखता हूं, बेस इक्वल है. बेस सपोज तुम्हारा इक्वल है तो वहां पे यूज होता है प्रॉपर्टी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2. ये सबको पता है, जब बेस इक्वल है, b1 इज इक्वल टू b2 है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे एग्जिस्ट होती है. सर आप बोलोगे ये सर प्रॉपर्टी आती कहां से? ये देखिए, ये प्रॉपर्टी ऐसे बिल्ड होती है a1 अपॉन a2. ठीक है, a1 मीन्स हाफ इंटू b1 इंटू h1. ठीक है, हाफ इंटू b2 इंटू h2. यहाँ पे हाइट इक्वल है, तो हाइट इक्वल है, इस मीन्स दैट h1 इज इक्वल टू h2. अब h1 इज इक्वल टू h2 है तो ये गेट कैंसिल, क्या हाफ ऑफ गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि बोथ triangles have a equal height and base. बेस एंड हाइट इक्वल है. जब बेस एंड हाइट इक्वल है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, बेस एंड हाइट जब इक्वल है तो उसका एरिया भी इक्वल होता है. इट मींस दैट a1 इज इक्वल टू a2. एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि बोथ ट्राइंगल हैव अ डिफरेंट बेस एंड हाइट. डिफरेंट बेस एंड हाइट की बात कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी यूज होती है a1 अपॉन a2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, a1 का बेस b1 इंटू h1 रहता है, यहाँ पे b2 इंटू h2 रहता. हाफ ऑफ गेट कैंसिल, जो बचा हुआ है वो है ट्राइंगल हैविंग द डिफरेंट बेस एंड हाइट. बेस एंड हाइट जब डिफरेंट है तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, ओनली हाफ ऑफ गेट कैंसिल. तो ये चार प्रॉपर्टी आ गई, इसका मतलब उसकी तुम्हारी एक्सरसाइज आ गई. तो मैंने ये चारों प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया. क्या है,
बेस इक्वल है तो हाइट का रेशियो रहता है, हाइट इक्वल है तो बेस का रेशियो रहता है, बोथ द ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल बेस एंड हाइट, तो एरिया भी इक्वल होता है। एंड अ फोर्थ प्रॉपर्टी, डिफरेंट बेस एंड हाइट है तो प्रॉपर्टी है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। क्लियर दैट? ये थी 4 प्रॉपर्टी और इसी के बेस पे है तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। होप सो ये सभी क्वेश्चंस आपको आते होंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ के इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में टिक करवाऊंगा, अभी तो सब कुछ करना है। बट दिवाली के बाद जब आपका फर्स्ट प्रीलिम्स मतलब फर्स्ट एग्जाम होगी उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस टिक करवा दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, उन्हीं बच्चों ने जिनको अभी भी डर लग रहा होगा मैथ्स का, वो कर लिया तो भी ऑटोमेटिकली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए 1.1 सभी को आएगा। तो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी या अदरवाइज थालेस थ्योरम। ओके, थालेस ने बनाया था इसलिए उस थालेस थ्योरम बोला जाता है। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात कर रहा हूँ तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक तो ये थ्योरम आएगा या इसी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से केयरफुली अच्छे से एक दो बार आपने लिख के देखा तो ऑटोमेटिकली ये थ्योरम आपको समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज ट्राइंगल है, एक जो पैरेलल लाइन है दो साइड को इंटरसेक्ट करती है एंड वन ऑफ द साइड को पैरेलल होती है, तो यूज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, इन ट्राइंगल एक पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट करता है टू साइड को एंड एक साइड को क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वहां पे यूज होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज नेम एज द एमएन। तो एमएन इज पैरेलल टू द बीसी। ओके, एमएन इज पैरेलल टू द बीसी, तो यूज द बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब बीपीटी क्या होता है ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बहुत बार इसके ऊपर रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या था, बीपीटी एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एन अपॉन एन सी। ओके, बट ये कैसे यूज होता है, इन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी एल इज पैरेलल टू द बी सी, इसलिए बाय बीपीटी। बीपीटी क्या करता है, ये साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, दैट थ्योरम इज बीपीटी थ्योरम। ओके, अब बीपीटी कहाँ एग्जिस्ट होता है, मैंने अगेन बता रहा हूँ, ट्राइंगल में एक साइड को पैरेलल होती है और टू साइड को इंटरसेक्ट होती है, वहां पे यूज होता है बीपीटी थ्योरम। क्लियर दैट? क्या है बीपीटी, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ये है आपका बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी का कॉन्वर्स क्या बोलता है, बीपीटी का कॉन्वर्स ये बोलता है यहाँ पे, सपोज इस ट्राइंगल में, यहां लिख देता हूं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या कहता है बीपीटी का, कॉन्वर्स ये कहता है इन ट्राइंगल ऑफ एबीसी, इन ट्राइंगल ऑफ एबीसी एएम का रेशियो एमएन के साथ, सॉरी एमबी के साथ, और एएन का रेशियो एनसी के साथ है। तो सपोज ये रेशियो इक्वल है, एम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एन अपॉन एनसी, तो देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू द बीसी। लाइन इज किसको पैरेलल होगा, बीसी को। रेशियो इक्वल है तो बोथ द लाइंस आर पैरेलल, दैट यूज द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर दैट? ये था तुम्हारा बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी इज आल्सो नोन एज द थालेस थ्योरम। कभी कभी बीपीटी करके आता है, अदरवाइज थालेस करके आता है, तो थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिए। ठीक है, इसके बाद इसी के ऊपर की एक्सरसाइज थी, बाकी पोर्शन टोटली ओमिटेड है। आपको एंगल बाइसेक्टर करने की जरूरत नहीं है, ना पैरेलल लाइंस करने की जरूरत है। ठीक है, पेज नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 8 के बाद पेज नंबर 9, उसके बाद 10 और 11 ये टोटली ओमिटेड है, 12 भी ओमिटेड है। उसके बाद 13 का 1.2 के स्टैंड पहले वाला ओमिटेड है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 पे आता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 9, 11 ये करने की जरूरत नहीं है। अब ये करने की जरूरत नहीं, बचा ही क्या है, बचे सिर्फ ओनली बीपीटी वाले क्वेश्चंस है। तो जो ये थ्योरम मैं पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरम के बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभी तो बहुत इजी हो गया, पूरा ही ओमिट कर दिया उन्होंने, तो बचा क्या था, इतना सादा बचा था।
वो यहाँ पे दे दिया उन्होंने। तो ये इस थ्योरम के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, वो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि सभी इजी क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, तो 1.2 में कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर हमें यहाँ पे डिफिकल्टी है करके। तो ठीक है, तो 1.2 बहुत इजी हो गया आपके लिए, 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं ओनली ऑन द बीपीटी थ्योरम्स, इजी हो गया। नेक्स्ट सिमिलर ट्रायंगल, नेक्स्ट वन इज द सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल आप सभी को ये कंसेप्ट पता है, सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, बट सिमिलर का प्रॉपर वे होता है या प्रॉपर मीनिंग होता है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन corresponding angles are equal, then corresponding angles equal and corresponding angles equal and corresponding side का रेशियो भी इक्वल होता है। two triangles are similar then corresponding each and every angles are equal and side of the corresponding are equal। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये इसका कंसेप्ट ये है, ट्राइंगल ABC सिमिलर द ट्राइंगल ऑफ PQR है, इट मींस AB is congruent to the PQ, BC is congruent to the QR, या अपन आप ऐसे बोल सकते हैं एंगल A is congruent to the angle of P, एंगल B आप पूरा नाम लिखना, ठीक है, एंगल B is congruent to the Q, एंगल C is congruent to the angle R, एंड सेकंड चीज ये होती है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, इट मींस AB अपॉन PQ, BC अपॉन PR, QR एंड AC अपॉन PR। AB अपॉन क्या बोला मैंने, PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये आता है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर दैट, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद मैं आता हूँ सिमिलर ट्रायंगल के टेस्ट। देयर आर द 3 टेस्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अब 3 टेस्ट कौन से? पहला तो SSS टेस्ट, 3 टेस्ट है, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है, SSS टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है SAS टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट है AA टेस्ट। मैं आपको एक बात क्लियर करवा देता हूं, मैक्सिमम टाइम, ओके, मैक्सिमम टाइम सिर्फ ये चैप्टर या इसके आगे वाला पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है, ये AA टेस्ट यूज होगी, ये बहुत रेयर केस में यूज होती है, बट AA टेस्ट मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन होगी, तो आपको ये टेस्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। AA मतलब एंगल टेस्ट, SS मतलब साइड एंगल साइड, SSS मतलब साइड टेस्ट। ठीक है, ये तीनों टेस्ट में से AA टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्ट के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस है आपके ये लेसन में। तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आगे बढ़ने, अब ये टेस्ट वगैरह सब कुछ मैंने आपको तब बताया था, बहुत प्रॉपर वे से बताया था, तो आप वहां पे दिमाग में रखिए। नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट वही क्वेश्चंस आपको करने हैं जो ओमिटेड नहीं है, बट इस एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन ओमिटेड नहीं है। तो 1.3 के पूरे क्वेश्चंस आपको आनी चाहिए। तो 1.3 में आपको सिर्फ टेस्ट यूज करनी है और शो दैट करना है कि कौन से 2 ट्रायंगल बोला है वहां। आपको वहां पे क्लियरली दिया रहेगा 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो आपको सपोज 3 साइड दी हुई है, PQ, BC एंड QR, तो ये भी फाइंड करने को बोलते हैं, यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, ओके। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 तक की कोई डिफिकल्टी होगी तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ओके, आपकी डिफिकल्टी हो या ना हो, मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6, दोनों ट्रापेजियम क्वेश्चन के बेस के ऊपर है, उसी एक्सरसाइज में। ओके, ट्रापेजियम बेस्ड है। तो यहाँ पे ट्रापेजियम बेस जब है तो वहां पे नाम है PQRS, ये है वो। तो यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल्स उठाने हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया? तो आपको देखिए वहां पे SR और किसकी बात कर रहे हैं, PQ। SR और PQ मतलब यही पे आने वाला है ना, यहाँ थोड़ी आने वाला है, इसलिए ये 2 ट्रायंगल उठा ले। जब भी ये 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो यहाँ के स्टार्ट कर रहे हो तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से दूसरा ट्रायंगल का नाम स्टार्ट करना, मतलब ट्रायंगल POQ सिमिलर द ट्रायंगल आप किसको दिखाना है, ROS। ये 2 ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखाइए।
ठीक है, तो ये सिमिलर दिखाना बहुत सिंपल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल, इट मींस दैट ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट एंड देन बाद में जो बोला है ना वो आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दैट? ओके, बोलने का कंसेप्ट एक ही था कि जब भी ट्रायंगल के नाम लिखने हैं तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से ही स्टार्ट करना है। क्लियर दैट? तो चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या है, नाम में ही उसका कंसेप्ट छुपे रहते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं उसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जब टू ट्रायंगल सिमिलर हो तो ही ये थ्योरम यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट वही है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट ये है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो ये थ्योरम यूज करो, अदरवाइज नहीं करो। ठीक है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज ट्रायंगल ऑफ एबीसी सिमिलर द ट्रायंगल ऑफ पीक्यूआर, तो क्या थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ऑफ द साइड का रेशियो। इट मींस दैट AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ये उसका ये टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, उसकी स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है। क्लियर दैट? तो ये था तुम्हारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर दैट? अब उसके ऊपर आता हूँ 1.4 एक्सरसाइज। अब 1.4 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई ओमिटेड नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, जब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको लगेगा सर बहुत इजी है, सर ये तो सेम कंसेप्ट पे आ गया। डेफिनेटली आप वही चीज अच्छे से देख पाओगे। तो वन क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो पूरे 5 क्वेश्चंस आगे के आते हैं, बट आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये अच्छे से करना है क्योंकि एक ही बड़ा क्वेश्चन है वहाँ पे सिमिलैरिटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है, जो कंसेप्ट में अभी पढ़ रहे थे पूरे कंसेप्ट के ऊपर है तुम्हारा प्रॉब्लम सेट। और प्रॉब्लम सेट उसी को आएगा जिनको ये कंसेप्ट आएंगे। और मैं वही चीज बहुत बार बता रहा हूँ कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बाकी तो आपको आएगा, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा थ्योरम कब यूज करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल से थ्योरम है, एरिया रेशो, अब टू साइड्स मतलब बेस इक्वल है तो यूज द एरिया वाले प्रॉपर्टी का रेशो, हाइट इक्वल है तो सेम प्रॉपर्टी। बट जब टू लाइंस पैरेलल है ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल है तो यूज द बीपीटी थ्योरम, ये आपको समझ में आना चाहिए। टू ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, अदरवाइज टू ट्रायंगल सिमिलर है तो यूज द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, ये आपको आना चाहिए। बट आप बोलोगे सर अभी एरिया और ये कंसेप्ट कैसे, जहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे यूज द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, और जहाँ पे एरिया की बात ही नहीं कर रहे, ओनली करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं तो यूज द करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट के सभी क्वेश्चंस होप सो आप सबको आते होंगे। वहां से क्वेश्चन नंबर 9 आपको करने की जरूरत नहीं है, 9 10 इज टोटली ओमिटेड क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट आता हूँ सेकंड लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, अब पूरा चैप्टर पढ़ना है उसके ऊपर। मैंने क्या बोला, बचपन से सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, अभी क्या करना है उसका पूरा लेसन पढ़ना है, पूरा लेसन। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, मुझे भी पता है, बचपन से मैंने यही चीज पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, यही है ना। ओके, हाइपोटेनियस दैट नेम एज द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस। समझ में आया? अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 वैल्यूज आपको दी रहेगी और तीनों वैल्यूज आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। जैसे ये है 3 4 5, तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देख लो, लार्जर वैल्यू
ओके, ये आप स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर ऑफ लार्जर वैल्यू, स्क्वायर ऑफ लार्जर वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, इक्वेशन नंबर 1 दो। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू, सम करना है बट किसका सम करना है, उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट मींस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अगेन 25। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना इजी। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। नया कंसेप्ट है ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल्स। प्रीवियस ईयर थ्योरम थे, इस साल उसके ऊपर कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर इसके एग्जांपल्स अपने को आते हैं। ओके, तो 2 ट्राइंगल्स होते हैं 30, 60, 90 और एक 45, 45, 90। तो पहले तो अपन 30, 60, 90 की बात करते हैं। ये है 30, ये 90 और ये 60, ए बी सी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते 45, 45, 90। ठीक है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, ये दैट नेम एज द EBC। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30, 60, 90 इट मींस दैट ये पूरा ट्राइंगल 180 का होता है। तो दिख रहा है आपको 180 का है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। जब ऐसा हो कि ट्राइंगल आपका 30, 60, 90 हो तो यूज द 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। क्या है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या नाम है, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इट मींस BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AC, बट कब, अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री का अपोजिट, AB इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट नेम एज द EC, अपोजिट टू 60 डिग्री। क्लियर दैट। अब 45, 45, 90 डिग्री का ट्राइंगल दिख रहा है आपको, 2 एंगल 45 के है, इट मींस उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्राइंगल एंगल ए इन ट्राइंगल दैट नेम एज द EBC, एंगल A is equal to 45 डिग्री, एंगल B is equal to 90 and angle C is equal to again 45. use the 45, 45, 90 डिग्री थे। तो ये दोनों के लिए यूज होते हैं क्योंकि 2 angles are equal then opposite sides are equal by isosceles triangle property. तो AB is equal to BC is equal to 1/√2 times of hypotenuse, opposite to side opposite to the 45 degree, 1/√2 into AC। तो ऐसे 2 थ्योरम से साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। एंड 45, 45 में अपोजिट साइड ऑफ द 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का देखिए मीनिंग वहीं पे छुपा हुआ है नाम में। ट्राइंगल तो सिमिलर होने चाहिए बट सभी ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। जब भी ये है राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बीन आपका 90 डिग्री है, इसी वर्टेक्स से मैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। कितने ट्राइंगल से, 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों ट्राइंगल एक में को क्या रहते हैं, सिमिलर। तीनों ट्राइंगल एक में को क्या रहते हैं, सिमिलर। दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ADB, सिमिलर द ट्राइंगल ऑफ BDC, सिमिलर द ट्राइंगल ऑफ ABC। ये तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है और तीनों ट्राइंगल एक में को सिमिलर रहते हैं। ओके, और जहां पे ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, ओके, जहां पे ऐसा आ रहा होगा तो वहां पे यूज होता है अगेन एक थ्योरम, दैट थ्योरम इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन।
कौन सा थ्योरम? ज्योमेट्रिक मीन। क्या है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? सपोज ट्राइंगल ABC, एंगल ABC आपका 90 डिग्री है और यहां से सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू द किसके ऊपर है? AC। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, क्या है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AD इंटू DC। BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AD इंटू DC, ये है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब मैं बोलने का मतलब ये कि कंसेप्ट दिमाग में रखिए, बाकी यूज हो। अब क्वेश्चंस आ गए इसके ऊपर और आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम्स के ऊपर फिर नेक्स्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जिस्ट हो तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस वो पाइथागोरस थ्योरम वहां पे मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। क्लियर? ये था आपका कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। और इसी के बेस के ऊपर आती है तुम्हारी एक एक्सरसाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2.1 एक्सरसाइज। यहाँ का कोई पोर्शन ओमिटेड नहीं है। तो 2.1 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और 10 बहुत ज्यादा इजी है। 10 में से 10 इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ट्रिपलेट के ऊपर है, सेकंड वन NQ फाइंड करना है, यूज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 यूज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अगेन। ओके, नेक्स्ट 30, 60, 90 डिग्री, 45, 45, 90 डिग्री के ऊपर है फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन यूज द पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। ठीक है, सेवंथ वाले क्वेश्चन में भी आपको ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस यूज करो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको तो पाइथागोरस ही दिख रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज थोड़ा सा टफ है, बट 3 to 4 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको डायग्राम्स मैंने बताई थी, उस डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आपको इजी जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 40, 41, 42 एंड 43 के एक्सरसाइज पूरा ओमिटेड है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप 2.2 एक्सरसाइज और उसके पहले वाले क्वेश्चंस आपको करना नहीं है। 2.2 टोटली ओमिटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये ओमिटेड है। अब इतने सारे क्वेश्चंस ओमिट होने के बाद तो मजा ही है आपकी, बहुत अच्छे से आपको आएगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस कम है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन अभी भी बाकी है, तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आपको मैथ्स आ पाएगा। मतलब 1-2 लेसन तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कोई टफ लेसन टफ क्वेश्चन है। अब चलिए मैं मान के चलता हूँ ये सिमिलैरिटी और पाइथागोरस में कुछ क्वेश्चंस आपको टफ है, तो कितने क्वेश्चंस टफ है? 3 और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस पकड़िए, 10 क्वेश्चन पकड़ो। अब सिमिलैरिटी के और पाइथागोरस मिला के, दोनों चैप्टर मिला के सपोज 10 क्वेश्चन टफ है, 10 क्वेश्चंस को आप सेपरेट निकालिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में एक ही क्वेश्चन करो ना, 10 दिन में 10 क्वेश्चंस हो गए, मतलब 2 चैप्टर तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। बोलने का मतलब ये है कि आप एक टफ क्वेश्चंस निकाल दो एंड टफ क्वेश्चंस की रेगुलरली प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली वो टफ इजी लगने लगेगा, फिर बचेगा क्या? ठीक है, इस तरह से ही जो आउट ऑफ लेना चाहते हैं, इस तरह से ही मेहनत करते हैं, तब जाके वो आउट ऑफ आता है। टफ क्वेश्चन सेपरेट निकाल लेते हैं, टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, इजी तो उनको आता ही है। ठीक है, और मेरा कहने का मतलब एक ही है कि कंसेप्ट क्लियर हो। इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने आउट ऑफ लाया हुआ है यही चीज के ऊपर। ठीक है, यही उनको भी मैंने यही बताया बस, और ईच एंड एवरीडे प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में ये नई चीज मैंने क्लियर करवाता है कि रोज की रोज प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स इजी है। मैथ्स का अदर सब्जेक्ट की भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो तो वो भी इजी लगेगा। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट 2 लेसन का। नेक्स्ट देखते 3rd लेसन का। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 लेसन को अपन ने रिवाइज कर दिया, आप देखेंगे सर्कल को कैसे रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए